Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. Dear students, हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे, जो आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 14 है, उसमें जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट है और काफ़ी कुछ हम जान चुके थे एंजाइम के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी नॉमेनक्लेचर, उसकी जो कैटालिटिक पावर है, स्पेसिफिसिटी, रेगुलेशन, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं एंड जो भी उसकी केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो डिफरेंस था वो सब हम जान चुके थे. उसके बाद हमने लास्ट क्लासेस थे काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था. पहले हमने मैकेनिक्स और ऑफ एंजाइम रिएक्शन देखा था, उसके बाद में काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट होता है और माइकलिस मेंटेन एक हाइपोथेसिस, वो हमने पढ़ी थी. उसके कुछ assumptions थे, उसके बारे में पढ़ा था. तो थोड़ा सा हम पीछे आगे रिवाइज कर लेंगे, फिर आज माइकलिस जो कांस्टेंट है और माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस है उसको आगे पढ़ेंगे. थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको शेयर करता हूँ जस्ट. ओके, तो हम लोग यहाँ ये शुरू किया था एंजाइम काइनेटिक्स. तो माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस है जिसमें कि एक रिएक्शन हमने ली, इसमें E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट और ES एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन वो प्रोडक्ट और एंजाइम में टूट जाता है. और इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ये थे कि एक रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट होता है. यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीशन को जाती है, इंटरमीडिएट ये बनता है. जैसा हमने ये कहा, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट ज्यादा होती है एंजाइम से, ठीक है, और जितना ज्यादा डिकम्पोज होगा ES कॉम्प्लेक्स उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगी. ये सब हाइपोथेसिस थी. फिर ये हमने देखा था कि ये एक रिएक्शन निकल के आई थी माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस. जब हम पढ़ने लगे तो उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये E और ये P, एंजाइम और प्रोडक्ट, ये दे दिया इसने. तो इसमें तीन रेट कांस्टेंट थे, K1 जिसमें कि ES जो कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है, K3 जिसमें कि ES कॉम्प्लेक्स टूट रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट में, और K2 जिसमें कि ES कॉम्प्लेक्स टूट रहा है वापस अपने रिएक्टेंट्स एंजाइम और सबस्ट्रेट में. तो यहाँ ये और देखने वाली चीज थी कि एंजाइम यहाँ यूज होता है और वापस हमें प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है. तो ये बताया गया, ये देखा गया कि माइकलिस मेंटेन ने बताया कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है एंजाइम की, वो किस पे डिपेंड करेगी, इन तीनों पे, K1, K2 और K3 पे, कि इन सब का मिला जुला रूप होगा जो निकल के आएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है. तो उसने कांस्टेंट दिया जिसे माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं. Km से उसको डिनोट किया जाता है और Km की वैल्यू मैंने बताई थी, याद करने का तरीका भी मैंने पिछली बार बताया था कि K2 into K3 upon K1. तो जहां पर की कंज्यूम हो रहा है ES वो तो रखेंगे हम ऊपर, जहां पर वो बन रहा है वो रखेंगे नीचे. तो K2 और K3 में कंज्यूम हो रहा है और K1 के अंदर वो बन रहा है. तो ये Km कांस्टेंट निकल गया था. फिर हमने इसका डेरिवेशन देखा था रेट के थ्रू. K3S एक इक्वेशन हमने निकाल लिया था. ये सारा डेरिवेशंस थे, इसमें कि E0 टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एग्जाम की जो हमने इनिशियली लिया है, ठीक है. E ये एंजाइम की बची हुई कंसंट्रेशन है, किससे, कुछ तो यहाँ लग गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में, ठीक है. टोटल हो गया E0, कुछ यहाँ लग गया और कुछ ये बचा हुआ है, ये हमने देखा था यहाँ पर. इसको सारे को पुट करने के बाद हमारे पास एंड में एक Km हमारे पास आ गया था, K2 plus K3 upon Km यहाँ आ गया था. और ES की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली थी, S E0 upon Km plus H, ये याद रखनी चीज है. नाउ यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था रेट इज इक्वल टू, रेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से रेट को डिफाइन किया था. रिएक्टेंट का खत्म होना धीरे धीरे, प्रोडक्ट का बनना धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट होता है. और ये भी एक रेट है K3ES, ठीक है. यहाँ से अगर देखें तो ये K3 और ये ES, ये है रिएक्टेंट. यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा. ये वैल्यू जो है K3ES, इसमें ES की वैल्यू जो हमने निकाली थी लास्ट क्लास से, SE0 upon Km plus S, इसको पुट कर देंगे तो रेट हो जाएगी K3S E0 upon Km plus S. ये जो ES है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, बस इतना ही किया. तो यहाँ K3 है और ES है, ES की जगह वैल्यू पुट हो गई है. इक्वेशन नंबर 14. यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि फॉर एनी एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम जो Km निकाला है
उसकी जो वैल्यू है वो एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है किसी भी एंजाइम सब्सट्रेट पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, है ना? और वो उस एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में, ये ग्राफ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले सपोज बहुत कम है, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम, फिर एकदम बढ़ा दे रहे हैं, तो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है वाई डायरेक्शन पे, एस डायरेक्शन पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाती है, वी मैक्स ये कांस्टेंट हो गई। तो ऐसा क्यों हो गया, इसको हम अभी जानेंगे। ये ग्राफ देख लीजिए, इसको दोबारा ऊपर वापस नीचे पढ़ के वापस ऊपर आएंगे, इसको समझेंगे क्या है। तो इसमें 3 केसेस हैं हमारे पास। पहला केस देखिए, पहले केस में क्या है कि अगर जो सबस्ट्रेट लिया है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि जो एंजाइम है उसमें एक्टिव साइट्स होती है, तो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट हमने बहुत ज्यादा ले लिया, तो जितनी भी एंजाइम की साइट है वो सबस्ट्रेट पे ऑक्यूपाई कर ली, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, तो वो सारा एंजाइम है वो ऑक्यूपाइड हो गया किससे, उस सबस्ट्रेट से। तो अब उसके पास कोई एक्टिव साइट बची ही नहीं है, तो अब कितना भी सबस्ट्रेट का आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, उसके पास एक्टिव साइट है नहीं। और मैंने क्या बताया, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है डीकंपोजिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है उसका डीकंपोजिशन होगा, तभी तो वो एंजाइम और प्रोडक्ट में बदलेगा, है ना? तो ये जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, तो कितनी भी कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए रिएक्टेंट की, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब अगर हम ये कहें कि किसी रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं है, तो वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होता है, वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज वेरी हाई, जैसा कि मैंने कहा बहुत हाई कर दिया मैं कंसंट्रेशन, ऐसा होता है हेपर प्रोसेस में। As we know now that enzyme have some active site which are available for substrate to be reacted. कुछ sites है उसके पास, वो available है substrate के लिए react करने के, अभी तक available है, लेकिन once these sites fully engaged with the substrate, there is no difference in the rate of the reaction with the concentration of the substrate further. So the reaction is zero order in the nature. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई कर चुका है कोई रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कितनी भी कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए, उस रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट का उस रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको हम जीरो ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो फ्रॉम द अबव रिएक्शन, क्योंकि एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एस क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, तो एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है के एम से, तो के एम को हम यहाँ नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके, तो के एम जो है ये बहुत कम है कंपैरेटिव टू एस कंसंट्रेशन, तो के एम को मान लिया नेग्लिजिबल। तो यहाँ जो रिएक्शन की मॉडिफाई हो जाएगी, रेट टू के थ्री एस ई जीरो और एस, ठीक है, एस और ये एस आप कट जाएंगे, तो रह गया क्या, रेट is equal to K3 E0। K3 हम जानते हैं कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें कि ES जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो टूट करके प्रोडक्ट और एंजाइम में चेंज हो रहा है। E0 क्या है, E0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है जो कि कांस्टेंट है, जो इनिशियली हमने ली है, हमें पता है कितनी है ना, तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट हो गया। रेट कांस्टेंट किसके रिलेशन में, कंसंट्रेशन कोई टर्म है नहीं यहाँ पर, तो both are constant, so the rate of the reaction become constant, no concentration term here, so zero order reaction। clear, एक तो ये अपने पास हो गया। ये कंडीशन कहाँ आई हम देखते हैं, अगर हम ऊपर चले, ये कंडीशन कब आई, जब सबस्ट्रेट की कंडीशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सारी एक्टिव साइट एंगेज हो चुकी है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो हो गई कांस्टेंट,
ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब आएंगे अपन नीचे दूसरी कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन, so if the concentration of the substrate is low then rate equation, तो हम बात कर रहे हैं कि हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को थोड़ा कम कर दिया। तो जब हम कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो क्या होगा, एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो वो जो जीरो ऑर्डर का था वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये हम इस इक्वेशन से जान सकते हैं। कैसे, रेट ऑफ द रिएक्शन हमने ऊपर देख लिया, K3 कंसंट्रेशन ऑफ S, ये जो जितना भी टोटल एंजाइम था इज 0 डिवाइडेड बाय Km। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, मिनट, ऐसा क्यों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसमें एक रिएक्शन है थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये रिएक्शन इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये रिएक्शन है ना, ओके, ये हमारी मेन रिएक्शन थी। K3S कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट हो गया, E0 टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो गया, Km माइकलिस कांस्टेंट हो गया, S सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें कि जो S है सबस्ट्रेट है वो बहुत कम है। तो अगर S बहुत कम है कंपेरिजन टू Km, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ ये इक्वेशन हो जाएगा K3S E0 अपॉन Km। इस इक्वेशन से अगर देखें तो यहाँ पर K3 कांस्टेंट है ना, K3 कांस्टेंट, S क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, E0 क्या है, ये एंजाइम की टोटल कंसंट्रेशन जो हमने कांस्टेंट कर दिया इनिशियली, ये है Km। Km कांस्टेंट है, माइकलिस कांस्टेंट हम जानते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। तो जब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के, देखिए है ना, फर्स्ट पावर के, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, एक ही है, तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये केस कहाँ होगा, ऊपर देखें तो जब इनिशियली यहाँ पर जबकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन चली रही है, तो यहाँ पर ये यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जब एक्सेसिव हो जाएगा तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। एज सिंपल एज इट लुक्स। सो Km कैन बी कैलकुलेट, क्योंकि हमने Km को यहाँ रिलेटेड कर दिया है S से, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सो नाउ एक इंटरेस्टिंग और assumption हम करते हैं, assumption नहीं एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या होता है, देखिए, व्हेन रेट इज मैक्सिमम, हम सोच रहे हैं कि जब रेट मैक्सिमम है उस समय पे क्या होगा, जो ES होगा दैट इज इक्वल टू E0। ओके, कैसे समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था इनिशियली जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डीकंपोजिशन ऑफ ES पे। अगर ES की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी और यही जो डीकंपोज होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ES पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम ये माने कि जितना भी एंजाइम था वो सारा एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया है, हमारे पास कोई भी फ्री एंजाइम नहीं बचा है, जो हमने इनिशियली रिएक्शन लिया था ना, दिस वन। यहाँ ये जो E है ये कौन सा एंजाइम है, जो कि आफ्टर रिएक्शन थोड़ा बच गया है। बच गया इन सेंस कैसे, कि कुछ कॉम्प्लेक्स बनाया इसने ES, वापस बैकवर्ड रिएक्शन से E में बदल गया। तो अगर ऐसा टाइम आए कि जितना भी हमारे पास एंजाइम हमने इसमें दिया था वो सारा एंजाइम क्या हो जाए, ES बना दे, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एट दैट टाइम हम ये कह सकते हैं कि ES इज इक्वल टू E0। तो अगर ES इज इक्वल टू E0 होगा मतलब टोटल एंजाइम यूज्ड इन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट व्हिच अल्टीमेटली गिव्स प्रोडक्ट ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमने देख लिया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, K3
E0, क्योंकि ES इज इक्वल टू E0 मान रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि रेट इज इक्वल टू K3 E0। तो रेट इज इक्वल टू K3 E0 हो गया, और हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो उसको हमने डिफाइन किया है, तो डिनोट किया है V max से। तो हम ये जो इक्वेशन थी हमारी, रेट इज इक्वल टू K3 S E0 अपॉन Km प्लस L, इसमें अगर इस E0 की जगह ES पुट कर दें, ये ठीक है, ES पुट कर दें, तो ये K3 ES इज इक्वल टू हो जाएगा V max, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हम लिख रहे हैं। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया कि यहाँ K3, ये जो K3 था, K3 और ये E0, E0, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया, और इन दोनों के बराबर हमने क्या कर दिया, लिख दिया ये V max, ठीक है, क्योंकि ES इज इक्वल टू E0 है, तो यहाँ आ जाएगा रेट इज इक्वल टू V max S अपॉन Km प्लस S, ठीक है। तो वही कंडीशन जो हमने ऊपर लगाई थी उसको रिपीट करेंगे यहाँ पर, कि जब Km की वैल्यू S से बहुत ज्यादा है, मतलब इनिशियली जब S की कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और कम कर रही थी कंसंट्रेशन हमने, उस समय क्या होगा, उसकी नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Km कांस्टेंट, V max ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा हमने ऊपर देखा था। दूसरा, जब S की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है Km से, ठीक है, तो हम उसको नेग्लिजिबल भी मानेंगे, Km को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ये हो जाएगा V max और S, ठीक है, क्योंकि ये हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ हमने Km को मान लिया नेग्लिजिबल, तो ये S और ये S बच गया, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ ये नहीं आएगा, Vm, तो यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एक कंडीशन और है, उस कंडीशन में क्या है, अगर S इज इक्वल टू Km, Km क्या है हम जानते हैं, माइकलिस कांस्टेंट है। मैंने एक स्टेटमेंट ऊपर एक आपको पढ़वाया था, उसमें लिखा था कि जो माइकलिस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं किससे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। तो यहाँ अगर हम माने कि S इज इक्वल टू Km है, उस केस में क्या होगा, Vmax S और Km की जगह रख दिया मैंने S, तो यहां हो जाएगा ये सपोज S प्लस S 2S, ओके, 2S हो जाएगा, और S से S कट जाएगा, रह जाएगा हमारे पास रेट इज इक्वल टू हाफ mx, तो रेट इज इक्वल टू हाफ mx हो जाएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ माइकलिस कांस्टेंट फॉर एंजाइम corresponds to that concentration of substrate at which the rate of the reaction become half of the maximum rate, जितनी भी मैक्सिमम उसकी रेट हो सकती है उसका हाफ जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से हो जाएगा, वो वैल्यू Km के बराबर होगी, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So it has been found to vary from 10 to the power minus 2 to 10 to the power 10 minus 5 for most of the enzyme, जो कि इसकी वैल्यू होती है माइकलिस कांस्टेंट की, और इट्स वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी जो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से हमने देख लिया है, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। A high substrate concentration is needed to get half of the maximum rate if Km is large, very large, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एक्टिविटी से, जितना ज्यादा Km की वैल्यू होगा उतना ही हमें ये ज्यादा चाहिएगा, एक्टिविटीज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इतना करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लाइन वीवर वर्क प्लॉट।